मित्रों, विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एसजी। पिछले वीडियो में अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में बताया जा रहा था। अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में 4 कंसेप्ट बताया गया है। आज 5वां कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। 5वां कंसेप्ट का नाम है अकाउंटिंग। ये डुअल इफेक्ट और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल माने दोहरी, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, एस्पेक्ट का मतलब पहलू। यानी हर लेन देन में ये सिद्धांत कहता है, इस कंसेप्ट के आधार पर हर लेन देन 2 खातों पर प्रभाव डालता है, या यूं कहिए कि हर लेन देन के 2 पहलू होते हैं। यह एक पैराग्राफ का यहाँ मतलब है। देखिए लिखा हुआ है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट और डुअल इफेक्ट। इसी का हिंदी बताए हैं कि हर लेन देन में, हर व्यापारिक लेन देन में या तो 2 पहलू होंगे या 2 पक्षों पर उनका प्रभाव पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट। वही चीज है, दूसरे ढंग से कहा जा रहा है। Every business transaction affects at least 2 account in opposite direction। यानी हर लेन देन 2 खातों पर प्रभाव डालता है, लेकिन 2 विपरीत साइड में प्रभाव डालता है। 2 खातों को प्रभावित करता है, लेकिन दिशा दोनों के विपरीत है एक दूसरे के। अगर इसमें लिखा हुआ है आगे, अगर एक खाते को डेबिट करते हैं तो दूसरे खाते को अवश्य ही क्रेडिट करेंगे। यानी हर लेन देन में 2 पहलू होता है, ऊपर बताया गया है। उसी का एक्सप्लेनेशन है कि अगर एक लेन देन 2 खातों को प्रभावित करता है तो एक को डेबिट साइड में और दूसरे को क्रेडिट साइड में। इन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब यही होगा। यहां तक आपको बता दें, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट, हाँ यहां तक आपको समझा है। ये इन वन अकाउंट इज डेबिटेड, इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड द अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। बता चुके हैं। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। यह कंसेप्ट जो है, यह कंसेप्ट बुक कीपिंग का जो सिद्धांत है, जो विद्यार्थी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जानते हैं उनको ये पता होगा कि व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली। उसी के अनुसार आप पढ़ते हैं, जर्नल, लेजर, तलपट सब पढ़ते हैं। तो अगर डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जानकारी है तो ये कहता है कि इस कंसेप्ट का निर्माण डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के द्वारा ही हुआ है। It is because of this principle that the 2 sides of balance sheet are always equal। ये भी कहता है कि इसी सिद्धांत के आधार पर बैलेंस शीट का दोनों पक्ष बराबर होता है। बैलेंस शीट के बारे में जानते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो विद्यार्थी कुछ पढ़ चुके हैं उनको बैलेंस शीट के बारे में जानकारी हो चुका है। और जो अभी नए नए हैं, जो किसी भी चैप्टर को मैथमेटिकली रूप से नहीं पढ़े हैं, तो उनको हम बैलेंस शीट का अर्थ बता देते हैं। बैलेंस शीट उसको कहते हैं कि किसी भी व्यापार में जब व्यापार चलाते हैं आप, 1 साल की अवधि के बाद लाभ हानि निकालते हैं, तो लाभ हानि निकालने के बाद व्यापार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी करना जरूरी होता है। तो आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए ही ये बनाया जाता है बैलेंस शीट, जो आपको यहाँ लिखा गया है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट एक विवरण है जिसमें व्यापार की आर्थिक स्थिति को दिखाया जाता है कि व्यापार बढ़ रहा है कि घट रहा है कि नीचे जा रहा है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक को कैपिटल एंड लायबिलिटीज कहते हैं, एक को कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और दूसरे को एसेट्स एंड प्रॉपर्टी कहते हैं। एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। आपको ये समझना है कि हम
इसके बारे में तो डिटेल्स आपको बता दिया, लेकिन इसमें एक शब्द मिला है बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट के बारे में बता रहे हैं हम आपको। व्हाट इज बैलेंस शीट? वो बैलेंस शीट एक वित्तीय विवरण है जो आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, व्यापार की आर्थिक स्थिति को बताएगा। इसको दो भागों में बांटा गया है, कैपिटल एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। अब इसको एक उदाहरण लेंगे तभी समझ में आ जाए, तभी आएगा कि बैलेंस शीट क्या है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब व्यापार शुरू करता है, उदाहरण ले लीजिए, राम नाम का एक व्यक्ति है जो व्यापार शुरू किया। तो व्यापार शुरू करता है तो राम जो है उस व्यवसाय का मालिक हुआ, और व्यापार शुरू करेंगे तो किस नाम से व्यापार चलेगा वह उसी नाम से एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है व्यापार का, कि व्यापार को हम किस नाम से पुकारेंगे, किस नाम से जानेंगे। तो ये बोलिए कि राम इंटरप्राइज, एक नाम देना पड़ेगा, नाम इंटरप्राइज। अब कानून के नजर में राम अलग है, राम इंटरप्राइज अलग है। बहुत पहले भी बता चुके हैं जर्नल वगैरह में। फिर आप सुन लीजिए, राम अलग है, राम इंटरप्राइजेस अलग है। राम व्यापार शुरू कर रहे हैं तो व्यापार तो ऐसा शुरू नहीं होगा। राम कहिए कि 1 लाख रुपया इसमें लगा दिया। राम 1 लाख, शुरू में तो रुपया लगाना होगा ना, पूंजी करके, ताकि ये राम इंटरप्राइजेस इसी रुपये से व्यापार करेगा। मैंने माल खरीदेगा, माल बनाएगा, माल बेचेगा, उसका व्यापार चलने लगेगा। लेकिन इसका स्रोत कहां से हुआ कि राम अपने पॉकेट से 1 लाख रुपया उसमें लगा दिया। अब इसी को यहां समझिए बहुत छोटे में, 1 लाख रुपया जो इसने दिया, इसके लिए तो संपत्ति हुआ। ये राम के लिए 1 लाख रुपया संपत्ति हुआ। इसने कहा कि हम 1 लाख रुपया लगा दिए हैं, राम इंटरप्राइजेज में दे दिए हैं, चाहे इन्वेस्ट कर दिए हैं, यह कमा करके हमको प्रॉफिट देगा। तो ये 1 लाख रुपया अब इनके लिए क्या सोचते हैं? इनके लिए कहिए कि ये दायित्व है, कर्जा है इनके लिए, क्योंकि कल व्यापार बंद हो जाए तो ये 1 लाख रुपया इनको लौटाना पड़ेगा। तो ये 2 भाग में बट गया। राम जो रुपया दिया है इनके लिए कर्जा है, तो कर्जा का साइड ये है, लिखिए राम्स कैपिटल, राम्स कैपिटल 1 लाख। और 1 लाख रुपया व्यापार के लिए संपत्ति भी है। क्यों कि 1 लाख रुपया जो आएगा वो कैश के रूप में आएगा। व्यापार के लिए पहले तो कैसे ना आया, कैश अकाउंट। तो ये जितना बात आप समझे हैं कि कोई भी लेन देन 2 पक्षों को प्रभावित करता है, वो यहां दिखाई दे रहा है कि यही चीज एक कैश के रूप में आया तो संपत्ति बन गया, और यह रुपया व्यापार के लिए दायित्व भी है, इसलिए कि व्यापार अगर बंद हो जाए तो यह रुपया राम को लौटाना पड़ेगा। राम एंड राम इंटरप्राइजेस अलग अलग है, समझ गए? अब बैलेंस शीट का दोनों पक्ष बराबर होता है। देखिए, ये लगभग 5 लाइन का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें बहुत चीज छुपा हुआ है। इस बैलेंस शीट का मतलब आपको समझ में आया होगा, ठीक? और ये तो बैलेंस शीट समझ गए। अब देखिए, इसमें एक बढ़ाते हैं। मान लो राम 1 लाख रुपया दिया, राम इंटरप्राइजेस 1 लाख रुपया से व्यापार शुरू किया, माल खरीदा, माल बेचा, बहुत सारा काम करेगा, लेकिन इसको रुपया कम पड़ रहा है। तो क्या करेगा? राम इंटरप्राइजेस 2 लाख रुपया बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, 2 लाख रुपया इसके पास और आया बैंक लोन के रूप में, बैंक लोन के रूप में आया। तो फिर देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस बैलेंस शीट पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। 2 लाख रुपया बैंक से लोन लिया, कौन लोन लिया? राम इंटरप्राइजेज। तो 2 लाख रुपया फिर कैश के रूप में आया गया ना, या कहिए कि बैंक में ही आया। बैंक से लोन लिए तो बैंक आपको हाथ में नहीं देगा, बैंक कहेगा कि खाता खोलिए हमारे यहाँ, रुपया दे देंगे।
तो आप खाता खोले, उसमें रुपया मिल गया, तो आपके लिए संपत्ति के रूप में आया, पहले रुपया आया, लेकिन उस रुपया को आपको भविष्य में चुकाना है ना, तो इसलिए दायित्व भी हुआ। तो यहां पर बैंक लोन भी कहेंगे, बैंक लोन कहेंगे 2 लाख। देखिए बैलेंस शीट का दोनों पक्ष बराबर हुआ कि नहीं। ये जो लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट, दिस प्रिंसिपल इज ऑलवेज प्रिंसिपल दैट द 2 साइड ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। कितनहू लेन देन बढ़ा दीजिएगा, मशीन खरीदा, प्लांट खरीदा, बैंक से लोन लिया, वो दोहरी प्रभाव डालता है, और इसलिए दोनों साइड का टोटल बराबर होगा। ये तो बैलेंस शीट भी समझ गए। और इसी को एक यहां लाइन लिखा हुआ है कि एंड दिस कंसेप्ट ऑल्सो क्रिएट्स अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का निर्माण करता है ये, ठीक। अकाउंटिंग इक्वेशन वर्ड आपके लिए नया है, वर्ड नया है, लेकिन चीज बैलेंस शीट से ही निकला है ये सब। आप इक्वेशन को समझ लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। अब इस बैलेंस शीट को रखिए, लेकिन ये हटा देते हैं। अब लिखने का जरूरत तो नहीं है, लेकिन सुन लीजिए। लिखा जो है, दिस कंसेप्ट ऑल्सो क्रिएट्स अकाउंटिंग इक्वेशन। एन इक्वेशन क्या है भाई? हमने कहा कि बैलेंस शीट का ही दूसरा रूप है, लेकिन रूप इस तरह से नहीं होगा, उसका रूप बदल जाएगा। ये इक्वेशन का मतलब समझिए कि दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट, मैंने जो है आपको बना के दिखाए हैं आप, इसमें भी बहुत जगह लिखा है कि टू अकाउंट को इफेक्ट करता है, इसलिए दिखा दिया आपको। तो यहाँ एक बैलेंस शीट कह के दिखाए हैं, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन, ये जो चीज है उसको हम व्यक्त करते हैं जिस साइड से, जिस पहलू से, उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट can be expressed by following equation। इक्वेशन यही चीज ले लीजिए। कैपिटल एंड लायबिलिटी टोटल कितना है? तो 3 लाख। 3 लाख, इधर भी 3 लाख, बराबर है। और लिखा है ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज इक्वल, हमेशा ये बराबर होगा, चाहे कितना भी लेन देन आप कर लें। ऐसा नहीं कि एक लेन देन करेंगे तो इधर प्रभाव डालेगा, इधर नहीं। उसका 2 प्रभाव होता है, इसलिए हमेशा भविष्य में भी लेन देन करेंगे तो दोनों साइड का टोटल बराबर होगा। ये अब इसको देखिए, ये कैपिटल एंड अकाउंट, तो लायबिलिटीज हो गया। लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटी लिख दिया, कैपिटल एंड लायबिलिटीज बराबर एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ये इसी को कहते हैं इक्वेशन। तो ये देखिए, इसी चीज को यहां दिखाए हैं, दोनों का रूप अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों का भाषा एक है, सिर्फ नाम बदल रहा है। अब आपको एक चीज दिखाते हैं। हमने कहा कि कोई भी लेन देन कीजिएगा तो ना ये बदलेगा ना ये बदलेगा। हम यहां फिगर पर भी दिखा दीजिए, कैपिटल एंड लायबिलिटी कितना है? 3 लाख। एसेट्स एंड प्रॉपर्टी भी 3 लाख, ठीक है। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, एक ट्रांजैक्शन लेके दिखाते हैं कि इस पर किस तरह से दोनों साइड बराबर में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए बैंक से लोन लिए हैं, इसमें से 1 लाख रुपए का एक मशीन खरीद लिया, तो मशीन आया, मशीन आया, मशीन आया।
तो 1 लाख रुपए का मशीन जो है तो इसमें से पेमेंट कर दिए होंगे, तो तभी ना 1 लाख रुपया मशीन में दिखाएंगे। तो 1 लाख ही हो गया, ये घट गया, इसमें से 1 लाख चला गया मशीन को, तो घट गया। ठीक है, तो ये एक एक तीन का तीन रहा, इधर तो ये, तो देखिए ये लेन देन हुआ लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, इसमें तो ऐसा उदाहरण लिए हैं कि एक ही साइड में दिखा रहा है। एक उदाहरण और लेते हैं जो आपको दोनों साइड में दिखाएगा। दोनों साइड में, सपोज कि बैंक लोन 2 लाख का है। ठीक है, बैंक लोन 2 लाख का है। कुछ दिन के बाद व्यापार जो है तो कमा करके 2 लाख जो बैंक का लोन है इसमें से 1 लाख चुका दिया, 1 लाख चुका दिया, तो बैंक लोन घट जाएगा ना। बैंक लोन जो यहां दिखाए हैं दायित्व में 2 लाख, तो अब चुका दिए हैं 1 लाख, तो 1 लाख तो खत्म हो गया बैंक लोन। अब बैंक लोन कितना का बचा? 1 लाख का बैंक लोन चुकाए हैं, तो बैंक को पैसा दिए होंगे ना, इसी में से 2 लाख में से 1 लाख दे दिए, तो कितना बचा? 1 लाख। तो देखिए अब टोटल कीजिए, 1 और 1 2, 1 और 1 2, इधर कितना बचा? 1 1 2। तो आप लेन देन किए, लेकिन बैलेंस शीट के इक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, टोटल प्रभाव जो कहते हैं रहा। इसी को बैलेंस शीट कहें, इसी को इस रूप में दिखाएंगे तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन कहेंगे। बस इस डुअल इफेक्ट में इतना ही। हाँ विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। अनुमान है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको पसंद करते हैं, समझते हैं इस टॉपिक को, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।